दिल से निकलेगी ना मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू वफा आएगी। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव थापर और शिवराम राजगुरु के शहीद दिवस के रूप में हम याद करते हैं और हम विस्तार से जानेंगे भगत सिंह, सुखदेव थापर, शिवराम राजगुरु की उनकी कहानी, किस तरह से उन्होंने अपने जीवन को अपने युवाओं के लिए और राष्ट्र प्रेम के लिए समर्पित कर दिया। तो हम शुरुआत करते हैं कि भगत सिंह का जो जन्म है 28 सितंबर 1907 को हुआ था। कहाँ पे? गांव बंगा। ठीक है, ये तहसील है लायलपुर, पंजाब। वर्तमान में ये पाकिस्तान में पड़ता है। पिता किशन सिंह, पिता किशन सिंह, माता विद्यावती कौर, पिता किशन सिंह, माता विद्यावती कौर, चाचा अजीत सिंह और सोरन सिंह, चाचा अजीत सिंह और सोरन सिंह। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि उनका जन्म जो है 1907 में हुआ था और देश में उस समय की जो सिचुएशन था, 1905 स्वदेशी आंदोलन और 1906 मुस्लिम लीग की स्थापना हो चुका था। ठीक है, तो ये पूरे जो भारत में स्टोरी है, जो देश में ब्रिटिश हुकूमतों के विरुद्ध है, उसका भी कहीं ना कहीं असर भगत सिंह के जीवन पे आया। फिर आगे उनके जो चाचा अजीत सिंह थे और पिता किशन सिंह, ये भी स्वतंत्रता सेनानी ही थे। उनकी स्कूली शिक्षा डीएवी स्कूल में उनके पिताजी ने एडमिशन डीएवी स्कूल में कराया, ताकि वो राष्ट्रवाद से ज़्यादा प्रेरित स्कूल मानते थे। और उनकी जो कॉलेजी शिक्षा है नेशनल कॉलेज 1923 लाहौर में हुई, लेकिन वो अपनी डिग्री पूरी नहीं किए और बीच में ही छोड़कर वो राष्ट्र आंदोलन में कूद पड़े। और अब देख रहे हैं कि 1914 से लेकर 1918 इसके बीच में विश्व में जो है प्रथम फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया था, फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया था, जिसमें मित्र राष्ट्र जीत गया था। और 1917 में रूसी क्रांति भी शुरू हो गई थी और लेनिन लेनिन से भगत सिंह प्रभावित थे और वो समाजवाद के समर्थक थे। और अब जान रहे हैं कि देश में 1919 में रोलेट कानून बन गया था, गांधी जी का आगमन भी हो गया था 1917 1918 सत्याग्रह के लिए, लेकिन पंजाब में उनको जाने नहीं दिया गया आंदोलन के रूप में वहाँ पे। ये सब सारी चीज़ देश में चल रहे थे, तो भगत सिंह भी पीछे कैसे रहते, तो भगत सिंह भी इसमें कूद पड़े। अब जानते हैं कि 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और 1907 में जन्म और 1919 में यानी कि 12 वर्ष की आयु में अमृतसर में 12 मील पैदल चलकर भगत सिंह आए वहाँ पे। जलियांवाला बाग हत्याकांड जहाँ पे हुआ था, उससे वो काफ़ी ज़्यादा विक्षुब्ध थे और वो वहाँ से मिट्टी लेकर वापस गए और अपने आप को पूरी तरह से आंदोलन में झोंक दिया। तो 1907 से लेकर 1919 के बीच में 12 साल हुए। 12 वर्ष की उम्र में 12 मील वो चलकर अमृतसर आए थे उस समय। फिर 1924 में कानपुर में सचिन नाथ सन्याल और छूट गया है जोगेश चंद चटर्जी की सचिन नाथ सन्याल और जोगेश चंद चटर्जी ने एचआरए का स्थापना किया 1924 कानपुर में। और स्थापना के तुरंत बाद 1925 में आप जानते हैं कि ककोरी कांड हुआ था। ठीक है, फिर 1926 में नौजवान सभा की स्थापना की है भगत सिंह और आगे चलकर नौजवान सभा और एचआरए दोनों मिलकर 1928 में सम्मिलित रूप से एचएसआरए हो गया, जो कि दिल्ली में फिरोज शाह कोटला में 9 सितंबर 1928 को। एचएसआरए आप जानते हैं कि सोशलिस्ट जो है समाजवाद से भगत सिंह बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, इसीलिए वो शब्द इसमें एस ऐड कर दिए, एचएसआरए। दिल्ली में 9 सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। फिर 1928 के तुरंत बाद 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया। ठीक है, साइमन कमीशन भारत आया और इसका भी भारत में विरोध शुरू हो गया। 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में इसका विरोध बहुत तेज हो गया। ठीक है, उस समय सुपरिटेंडेंट जो थे जेम्स ए स्कॉट थे और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो थे वो आपके सैंडर्स थे। तो स्कॉट के आदेश पर 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय का निधन हो गया। उन्हीं के आदेश पर लाठीचार्ज हुआ और लाठीचार्ज के बाद लाला लाजपत राय का निधन हो गया। और भगवती चरण बोहरा की जो पत्नी थी दुर्गा देवी, उन्होंने कहा कि देश में क्या कोई ऐसा नौजवान नहीं है, क्या देश इस तरह शांत रहेगा, और इसका जवाब लाला लाजपत राय के निधन का जवाब दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। तो 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, राजगुरु, जयगोपाल, चंद्रशेखर आज़ाद, इन लोगों की मीटिंग के बाद चंद्रशेखर आज़ाद बैकअप के रूप में थे, यानी कि कैसे वहाँ से निकालना है, क्या प्लानिंग करना है। लाहौर में पूरी प्लानिंग के साथ स्कॉट को मारने की तैयारी थी, लेकिन उस दिन सैंडर्स की मृत्यु हो गई, जो कि लाहौर षड्यंत्र केस या फिर सैंडर्स मृत्यु केस के नाम से जाना जाता है। और इसके चश्मदीद गवाह थे चश्मदीद गवाह थे फैज अहमद फैज। लेकिन फैज अहमद फैज भी राष्ट्रवाद से पूरी तरह प्रेरित थे और राष्ट्रभक्ति से। तो ये भी फिर लाहौर षड्यंत्र कांड हुआ, जिसमें सैंडर्स की मृत्यु हो गई। जेम्स ए स्कॉट की जगह भगत सिंह, राजगुरु, जयगोपाल, चंद्रशेखर आज़ाद, फिर वहाँ से वो लोग भाग निकले। फिर अब लाहौर में चप्पे चप्पे पे छानबीन शुरू हो गई, पूरे लाहौर को बंद किया गया।
लेकिन अब समस्या ये थी कि ये लोग बाहर निकले, तो निकले कैसे लाहौर से। तो इसकी कहानी आगे बढ़ती है लाहौर से बाहर निकलने की। तो चंद्रशेखर आज़ाद जो थे, उनको तीर्थ मंडली लेके जा रही थी यूपी, वो तीर्थ मंडली में भेष बदलकर शामिल हो गए और पहुँच गए मथुरा। और भगत सिंह जो है एक जेंटलमैन ऑफिसर की तरह, फर्स्ट क्लास ऑफिसर की तरह, भगवती चरण बोहरा की जो पत्नी थी दुर्गा देवी, इन्होंने पत्नी का रोल निभाया। उनके साथ एक बच्ची, इनका बच्चा था 3 वर्ष का। और राजगुरु उनके अर्दली यानी कि सर्वेंट बन के वो लोग फर्स्ट क्लास गाड़ी में चढ़ गए और वहाँ से वो लोग लाहौर से जाना तो था कलकत्ता, लेकिन उन्होंने लाहौर से लखनऊ गए, लखनऊ से कलकत्ता, कलकत्ता से पंजाब, पंजाब से आगरा। ठीक। फिर इसके बाद लाहौर से लखनऊ, कलकत्ता, क्योंकि लाहौर से कलकत्ता जाने वाली जितनी भी ट्रेनें थी उन सबों में बेहतर रूप से चेकिंग हो रही थी, इसीलिए उन्होंने लाहौर से लखनऊ उतरा, लखनऊ से ट्रेन बदल कलकत्ता चले गए। अब बात आगे आती है 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल असेंबली दिल्ली में बम धमाके का, जो कि 2 अनपॉपुलर बिल थे, ट्रेड ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल, जो कि दोनों जो थे अनपॉपुलर थे और जनता के लिए ये दोनों जो थे वो बेहद खतरनाक बिल थे। तो इसीलिए उन्होंने भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में धमाके करने का विचार उनके मन में आया, ताकि बहरों को सुनाने के लिए जोरदार धमाके की जरूरत होती है। इसलिए उन्होंने बम असेंबली में जाकर धमाका किया और इनकलाब जिंदाबाद के नारे दिए और साम्राज्यवाद मुर्दाबाद का नारा दिया। और इसी में गिरफ्तार हो गए भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त, और साथ में जतिन दास भी गिरफ्तार हुए। ठीक है। साथ में जयगोपाल भी गिरफ्तार हुए। फिर इस गिरफ्तारी में उनको 2 वर्ष तक की कैद हुई। और जिस दिन निर्णय आया 12 जून 1929 को जब निर्णय आया तो उनको आजीवन कारावास दिया गया। लेकिन इसी आजीवन कारावास के समय उनको जहाँ रखा गया था, ये मियाँ वाली जेल है जो कि पंजाब में भी है, 14 नंबर कोठरी में भगत सिंह रहते थे, जहाँ पर रहने की एकदम न्यूनतम व्यवस्था थी। लेकिन इसी सुनवाई के दौरान जो गिरफ्तार हुए थे जयगोपाल, वो मुखबिर बन गए। और मुखबिर बनने के बाद यानी कि ब्रिटिश हुकूमत की तरफ चले गए, और उन्हीं के मुखबिर बनने के बाद लाहौर षड्यंत्र का केस खुल गया, जो आजीवन कारावास से बदलकर वो जो है अब फांसी तक आ गया। उनके मुखबिर बनने से ये सारे मामले ओपन हो गए, क्योंकि वो शुरू से जुड़े हुए थे HRA से और HSRA से। तो वो लाहौर षड्यंत्र केस खुला, जिसमें सैंडर्स हत्याकांड का पूरा चिट्ठा खुला, जिससे फांसी की सजा और मजबूत हो गई। और 24 मार्च 1931 को तिथि तय की गई थी, लेकिन भारी भीड़ और जनाक्रोश को देखते हुए ब्रिटिश हुकूमत ने 12 घंटे पहले 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी। और वो अंत समय में वो लेनिन की किताब पढ़ रहे थे, और उनके पिताजी मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, बहुत सारे जो नेता थे, दिग्गज नेता, उन्हें छुड़वाने की कोशिश, उन्हें वकील रखने के लिए तय कर रहे थे। लेकिन उन्होंने जेल से ही पिताजी को नाम अपने चिट्ठी लिखी कि मेरा मरना राष्ट्र के लिए कहीं ज़्यादा बेहतर है अपेक्षाकृत जीने से। एक भगत सिंह के मरने से लाखों भगत सिंह खड़े होंगे और देश में इनकलाब आएगा। तो 23 मार्च 1931 उनको फांसी दे दी गई, और 100 को बहुत ही विशिष्ट तरीके से पीछे वाली दीवार से लेकर सतलज नदी के तट पर ले जाकर वहाँ पे मिट्टी तेल डालकर जलाया गया। बाद में जब देशवासियों को पता चला तो उन्होंने इस चीज़ को रोका, और अपने स्तर से हिंदू धर्म और सिख धर्म के अकॉर्डिंग वो जाके दाह संस्कार किए। और इस तरह से भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु देश के लिए अमर हो गए। और 23 मार्च 1931 को वो दिन पूरे इतिहास में दर्ज हो गया कि किस तरह से इनकलाब के लिए वो कोई भी अपने लिए वकील नहीं रखे और हंसते हंसते शहीद हो गए। तो ये थी पूरी कहानी भगत सिंह की और सुखदेव राजगुरु की। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।